स्वागत है प्यारे बच्चों, पढ़ लें एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स को। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स को। इन चैप्टर 2 वी सो दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। चैप्टर 2 में हमने देखा कि जो कावेरी डेल्टा के आसपास का रीजन था वो एक सेंटर था लार्ज किंगडम्स का। डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी बना है वो 12th सेंचुरी के अंदर आकर बना है। जब 12th सेंचुरी में तोमर राजपूत आते हैं तो तब दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनता है। उससे पहले देखा जाए तो दिल्ली के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तो यहाँ पर देखिए ये तोमर राजपूत के बारे में बताया गया है। तोमर राजपूत के अंडर में दिल्ली फर्स्ट टाइम जो है वो कैपिटल के रूप में देखा गया है। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी, जिनको 12th सेंचुरी में डिफीटेड कर दिया गया बाय द चौहान्स, ऑल्सो रेफर्ड टू एज चमानाज। इनको रेफर करा जाता है चमानाज से, जो अजमेर के थे। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. So, तोमर्स और चौहान्स के अंडर में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था। Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. और जो काफ़ी अमीर जैन मर्चेंट्स थे वो इस सिटी में रहा करते थे। जो जैन मर्चेंट्स थे वो यहाँ रहा करते थे और उन्होंने कंस्ट्रक्टेड करे थे काफ़ी सारे टेम्पल्स। कॉइन्स माइंटेड हेयर कॉल्ड दहलीवाल। अच्छा, एक कॉइन्स यहाँ पर चला करती थी जिसको दहलीवाल बोलते हैं। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, जिसका काफ़ी वाइड सर्कुलेशन था। आसपास के जो स्टेट्स थे उन स्टेट्स में भी इसका काफ़ी वाइड सर्कुलेशन था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये रहा दिल्ली सल्तनत। अभी हम मैप फर्स्ट में देखेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है और दिल्ली जो काफ़ी वास्ट एरिया पे जो अपना कंट्रोल करता है वो सल्तनत पीरियड के अंदर करता है एज ए कैपिटल। तोमर और चौहान्स के अंडर में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था, लेकिन जो पॉलिटिकली जो ग्रोथ होती है दिल्ली की वो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में होती है। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। अब मैं टेबल 1 आपको दिखाता हूँ। टेबल 1 में देखो, हमने अभी ऊपर पढ़ा था चौहान्स और तोमर्स के बारे में। फर्स्ट टाइम जो कैपिटल बनी थी तोमर राजपूत के अंडर में बनी थी और दिल्ली जो पॉलिटिकली जो ग्रो करता है, काफ़ी वास्ट एरिया पे कंट्रोल करता है, वो सल्तनत पीरियड में करता है। तो टेबल 1 की तरफ चलते हैं। टेबल 1 में देखेंगे द रूलर्स ऑफ दिल्ली। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी, यहाँ पर ये रही हमारी राजपूत डायनेस्टी। इसमें सबसे पहले तोमर्स आते हैं जिसमें अनंगपाल हुए, जिन्होंने रूल करा 1132 1145, और उसके बाद चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान 1175 टू 1192। 1192 में मैंने बोला था डिफीट हो जाते हैं तराइन के सेकेंड बैटल में, ये डिफीट हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद आते हैं हमारे टर्किश रूलर्स, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। बच्चों याद रखना, इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब स्लेव थे। जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्लेव था मोहम्मद गौरी का, और फिर आगे जितने भी रूलर्स आते हैं वो सब एक दूसरे के स्लेव थे इसमें। तो देखते हैं प्यारे बच्चों उन 5 डायनेस्टीज़ को जिन्होंने मिलकर दिल्ली सल्तनत को बनाया। तो उसमें मैंने अभी आपको बता दिया अर्ली टर्किश रूलर्स जिन्होंने 1206 टू 1290 तक रूल किया। उसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी आ जाती है जिन्होंने 1290 से 1320 तक रूल किया। इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 1296 रूल करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316। उसके बाद आ जाती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो रूल था वो 1320 टू 1414। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, 1322 1324 मोहम्मद तुगलक जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, 1324 से 1351 तक,
और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर है 1351 से 1388। उसके बाद आ जाती है हमारी सैयद डायनेस्टी, जो चौथी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। 1414 से 1451 तक ये रूल करते हैं। इसमें खिज़र खां जिन्होंने रूल करा था 1414 से 1421 तक। और लास्ट में जो आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में जो रूल करती है 1451 से 1526 तक। इसमें बहलोल लोधी हुए और बहलोल लोधी ने रूल किया 1451 से 1489 तक। और उसके बाद रूल करते हैं यहाँ पर इब्राहिम लोधी। तो ये 5 डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली सल्तनत की जिनको हमने देखा। चलते हैं आगे। अब फाइंड आउट करते हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories। अगर हम देखें तो inscriptions हैं, coins है and architecture है जो हमें provide करता है lots of information, especially valuable are histories। में सबसे ज़्यादा valuable histories है, इसको तारीख सिंगुलर में और तवारीख प्लूरल में बोला जाता है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। पर्शियन इज़ द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स की एक एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी जो पर्शियन थी। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो लिखे जाते थे, ये कैसे लिखे जाते थे, जो हिस्ट्रीज थी, ये तवारीख थी, इसको कैसे लिखा जाता था, ये आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है ABCD। सो 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। इसकी 4 स्टेजेस थी। ये 4 स्टेजेस आपको यहाँ मेंशन कर रखी हैं। प्रिपेयरिंग द पेपर, सबसे पहले पेपर को प्रिपेयर करा जाएगा। जब पेपर प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा। सी पॉइंट में दे रखा है मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। गोल्ड को मेल्ट करा जाता था और उससे हाईलाइट करा जाता था जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे और जो पैसेजेस होते थे उसको हाईलाइट करा जाता था। और सबसे लास्ट में देखो दिखा रखा है यहाँ पर प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और बाइंडिंग प्रिपेयर करी जाती थी इस तरीके से। तवारीख को यहाँ पर इस तरीके से प्रिपेयर करा जाता, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको प्रिपेयर करा जाता था। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नमैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉइट्स एंड कोर्टियर्स। अभी जो तवारीख के ऑथर्स होते थे काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, ज्ञानी व्यक्ति होते थे। इसमें इनके सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पॉइट्स, कोर्टियर्स जो इनके कोर्ट में रहते थे, इनके साथ में जो इनका रूलर होता था उसके साथ जो बैठते थे वहाँ पर। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, जो इवेंट्स को रिकाउंटेड करते थे, एंड एडवाइज रूलर्स ऑन द गवर्नेंस, और रूलर्स को एडवाइस करते थे गवर्नेंस में। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और साथ साथ एम्फेसाइजिंग करते थे रूल्स के लिए। द सर्कल ऑफ जस्टिस। द सर्कल ऑफ जस्टिस, इसमें फ़क्र-ए-मुदब्बिर लिखते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस में। फ़क्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा 13th सेंचुरी में अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक किंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट सोल्जर्स, एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और जो सोल्जर्स हैं वो विदाउट सैलरीज के नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है, अगर हम प्रेजेंट टाइम पे भी बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे भी जो भी सोल्जर्स हैं वो भी बिना विदाउट सैलरी नहीं जी सकते हैं। विदाउट सैलरी वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है अपने खर्चों की। अगर उनको वो अपने खर्चे ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सो सैलरीज कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। तो सैलरीज कहाँ से आती थी? सैलरी आती थी जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था पीजेंट से। पीजेंट जो हमारे किसान हैं, जो भी वो क्रॉप्स वगैरह डेवलप करते थे उस समय पे, तो वो ही क्या करते थे, रेवेन्यू देते थे। अब जो पीजेंट्स हैं वो रेवेन्यू कब देगा? जब वो प्रॉस्पेरस होगा, हैप्पी होगा। सो बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। तो अगर वो पीजेंट्स हमारे जो किसान हैं वो खुश होंगे तो वो रेवेन्यू देंगे, वरना तो वो क्यों देंगे रेवेन्यू। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट्स। और ये देखो तभी संभव था जब किंग प्रमोट करे जस्टिस को और एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट्स को प्रमोट्स करे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। अब देखो कुछ हमें एडिशनल फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। पहला, द ऑथर्स ऑफ तारीख्स लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। जो ऑथर्स होते थे तारीख के वो मेनली शहर में रहा करते थे, और कुछ ही इनमें से ऑथर्स होते थे जो विलेजेस में रहा करते थे।
सेकंड, दे ऑफ्टन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। वो जो हिस्ट्रीज लिखा करते थे वो किसी न किसी रिवार्ड्स के लालच में वो सुल्तान्स के लिए हिस्ट्रीज लिखते थे। तो देखो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि अब जो भी हिस्ट्री यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है वो पूरी तरीके से 100% ठीक हो यहाँ पर कह नहीं सकते, क्योंकि देखो पॉइंट्स में यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया है कि ये जो हिस्ट्रीज लिखा करते थे ये रिच रिवार्ड्स के होप में लिखा करते थे। तो हो सकता है इसमें सुल्तान की इन्होंने काफ़ी तारीफ़ें करी हूँ इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। अब यहाँ पर देखो बोला गया है जो ऑथर्स थे वो एडवाइस करते थे रूलर्स को ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर, कि वो प्रिजर्व करें एक आइडियल सोशल ऑर्डर को जो बर्थ राइट के बेस पर हो, जिसमें जेंडर डिस्टिंक्शंस हो, और ये जो आइडियाज़ थे ये शेयर नहीं करे जाते थे। तो बच्चों बर्थ राइट क्या होता है और जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये रहा हमारा बर्थ राइट। तो बर्थ राइट क्या है? प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ पर क्लेम करा जाता था बर्थ के थ्रू। मतलब जैसे आप किसी रॉयल फैमिली के अंदर आपने बॉर्न किया है, मतलब जन्म लिया है आपने, तो उसका जो सन होगा, जो राजा होगा या जो सुल्तान होगा, उसका बेटा ही क्या बनेगा? आगे सुल्तान बनेगा या आगे किंग बनेगा। फॉर एग्जांपल पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स, जो नोबल्स से वो इनहेरिटेड करते हैं अपने राइट्स को टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन द सर्टेन फैमिली, मतलब जो वो रॉयल फैमिलीज़ के अंदर उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए वो उनका जो बेटा होगा वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये बर्थ राइट होता था। जेंडर डिस्टिंक्शंस मैं आपको समझा देता हूँ। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, देखो इसमें क्या है, सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है वुमेन और मैन के बीच में। मतलब यहाँ पर भेदभाव किया जाता था मैन और वुमेन के बीच में। यूजली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपेरियर टू वुमेन। और जेंडर डिस्टिंक्शंस में देखो हमने देखा है, रज़िया के बारे में भी हमने देखा है कि जब सुल्तान बनती है, रज़िया जो सुल्तान बनती है, तो उसको ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं करने दिया जाता, उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों की सोच थी कि जो मैन है वो ज़्यादा सुपेरियर है एज कंपेरिजन टू वुमेन, वो वुमेन से ज़्यादा सुपेरियर होता है। सो पढ़ते हैं देखो उसके बारे में। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, देखो अभी हम बात कर रहे थे रज़िया सुल्तान की, तो आ गया देखो 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रज़िया, वो सुल्तान बनती है। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिराज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। तो देखो यहाँ पर जो मिराज और सिराज है ये खुद कंसाइडर करता है, जो मिराज और सिराज है ये खुद कंसाइडर करता है कि जो रज़िया है वो काफ़ी ज़्यादा एबल है एंड क्वालिफाइड है अब उसके जो ब्रदर्स हैं उनसे, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन वो कंफर्टेबली उस चीज़ को नहीं मानना है कि जो क्वीन है वो एक रूलर हो सकती है, वो रूल कर सकती है। नॉर वर द नॉबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है जो नॉबल्स थे वो भी हैप्पी नहीं थे कि वो इंडिपेंडेंटली रूल करे। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और देखो उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया 1240 में, उसको हटा दिया गया। वॉट मिराज सिराज थॉट अबाउट रज़िया। अब मिराज और सिराज जो था ये रज़िया के बारे में इसका क्या थॉट था? मिराज सिराज थॉट दैट द क्वीन रोल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल क्रिएटेड बाय गॉड। तो मिराज सिराज यहाँ पर सोचता था कि जो रज़िया रूल कर रही है वो जो गॉड ने एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करा गया है वो उसके अगेंस्ट है। इन विच वुमेन वर सपोज टू सबऑर्डिनेट टू मैन, जिसमें वुमेन जो है वो सबऑर्डिनेट होती है मैन के लिए। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशंस सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। देखो यहाँ पर मिराज और सिराज सीधा सीधा बोलता है कि अगर हम गॉड के रजिस्टर की बात करें, उसकी क्रिएशंस की बात करें, इसके जो उन्होंने उनका रजिस्टर है, तो वहाँ पर बोला कि उसके अकाउंट में डिड नॉट फॉलो, उसके अकाउंट में ठीक ठाक नहीं बैठती है रज़िया अंडर द कॉलम ऑफ मैन। सो जो उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, उन सारी क्वालिटीज़ का क्या फ़ायदा अगर उसके पास इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन वो
जो गॉड का रजिस्टर है उसके अंदर फिट नहीं बैठती, इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी, तो बेकार है ये सारी क्वालिटीज़ होना। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मैंशनड दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस में दिखाया गया है साफ साफ कि जो रजिया है उसने मेंशन करा है कि वो डॉटर है सुल्तान इल्तुतमिश की। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन ऑफ रुद्रमा देवी 1262-1289 ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वरंगल, पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश। जो समकालीन थी रुद्रमा देवी के, जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने रूल करा था 1262 से 1289 तक, ये काकतीय डायनेस्टी पर रूल कर रही थी, जो पार्ट था आंध्र प्रदेश का। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। और रुद्रमा देवी जो थी उन्होंने अपने जो नेम था उसको जो है चेंज करा है, प्रिटेंडेड करा है शी वॉज अ मैन। अनदर क्वीन दीदा, एक और क्वीन थी जिनका नाम था दीदा, रूल्ड इन कश्मीर 982-1003। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, उनको दीदी और एल्डर सिस्टर कहा जाता था। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट में अभी तक हमने कवर किया यहाँ तक, और इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।